Hi everyone, welcome to Elite Tutorials. We make the best use of the available time by studying during this free time. If you're not a student of Elite Tutorials and want the images of the textbook, you may call us on 9699 599 299 and we shall mail it to you. Also, at the end of these video lectures, if you have any doubts, you can mark those doubts and we shall discuss the same in our live doubt solving lectures. Alright, in the last video, we had studied in detail the different kinds of energies. Specifically, हमने discuss किया था kinetic energy एंड पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी के और पोटेंशियल दोनों ही होते हैं मैकेनिकल के टाइप. एंड पोटेंशियल में हमने दो टाइप डिस्कस किया था. One was gravitational potential energy and the other was elastic potential energy. Now in this video we are continuing with the next topic and that is transformation of energy. नाउ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है और हमको ऑलरेडी पता भी है कि एनर्जी बहुत सारे टाइप का होता है, बहुत सारे फॉर्म्स का होता है, जैसे हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड सो ऑन. बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं. ये बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी ना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं. ठीक है. अब इन एनर्जीज में से ना कुछ एनर्जी होते हैं स्टोर्ड एनर्जी और कुछ एनर्जी होते हैं एनर्जी इन मोशन. ठीक है. हमने पोटेंशियल और काइनेटिक के टर्म्स में डिस्कस किया है. जो भी एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी होती है, जो भी रुकी हुई होती है, उसको हम एक टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं. एंड द एनर्जीज विच आर ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ देयर मोशन दे बिलोंग टू अ टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. तो जो भी चीज स्टोर्ड एनर्जी है, जो रुकी हुई है, उसको हम कहते हैं केमिकल एनर्जी. एग्जाम्पल तो पहला है केमिकल एनर्जी बिकॉज ऑफ द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द मैटर. जैसे फ्यूल्स हो गए, कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, इनमें एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट होती ही है. एंड हम जब इनको इग्नाइट करते हैं व्हेन दे अंडरगो कंबशन, तो फिर एनर्जी मिलता है. तो केमिकल एनर्जी एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है. देन मैग्नेटिक एनर्जी, जो मैग्नेट के पोल्स के पास एनर्जी होती है ड्यू टू विच दे कैन अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंसेज लाइक आयरन. एंड न्यूक्लियर एनर्जी, the energy which is there inside the nucleus. तो chemical energy, magnetic energy, nuclear energy, these are the stored energy. ये सब टाइप है stored energy के. फिर there are energies because of the motion. Example, electrical energy because of the motion of electrons, sound energy because of the movement of the bodies, vibration की वजह से होता है. तो when the particles of the bodies vibrate and hence they are able to produce sound. Then we can say light energy because light में भी of course जो photons हैं, they keep on traveling from one place to another and hence they are able to carry the light. तो light energy हो गया, sound energy है, electrical energy है. ये सारे energy जो है वो energy in motion है और stored energy है chemical, nuclear and magnetic. ठीक है. तो जितने भी types of energy है ना, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं. लेकिन एक सिस्टम में जो टोटल एनर्जी का अमाउंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. ठीक है. मतलब एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होगा, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में एंड सो ऑन. दीज एनर्जीज कैन चेंज अमॉन्ग्स देमसेल्व्स, बट ये एनर्जी को कभी हम खत्म नहीं कर सकते, ना कभी हम क्रिएट कर सकते हैं. इनका अमाउंट जो है इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड दैट पेव्स द वे फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये ऑलरेडी ये भी पढ़ा होगा. Energy can neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form to another form. The total energy in the system or in the universe always remains constant. तो एनर्जी को ना हम कभी खत्म कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं, हम बस उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. और टोटल एनर्जी जो सिस्टम में है, जो पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी हो, वो जो जितना एनर्जी लाखों करोड़ों साल पहले था उतना आज भी है, उतना बाद में भी रहेगा. बस फर्क ये पड़ा है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो हमको लगता है ये वाला फॉर्म दिखाई नहीं दे रहा है तो एनर्जी कम हो गया. नहीं, कहीं ये एनर्जी का फॉर्म कम हुआ है तो कोई और फॉर्म में वो कहीं तो बढ़ गया होगा. ठीक है. सो द टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. ये याद रखना है. एनर्जी को हम कभी क्रिएट नहीं कर सकते, ना कभी डिस्ट्रॉय करते हैं, एंड जस्ट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ठीक है. तो ये लॉ को ध्यान में रखना है. और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं. तो जो भी हम यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपल पेंडुलम है, रोलर कोस्टर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे विद रिगार्ड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. मतलब इन चीजों में एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, कौन सा एनर्जी किस में कब कन्वर्ट होता है. लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज द सिंपल पेंडुलम.
ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये फिक्स्ड सपोर्ट है जहां से उस स्ट्रिंग को हमने सस्पेंड किया है, मतलब हैंग किया हुआ है. सो दिस इज दैट फिक्स्ड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट. ये वो स्ट्रिंग है और ये छोटा सा मेटल स्पीयर है जिसको हम बॉब कहते हैं. ठीक है, सो दिस इज दैट मेटल स्पीयर कॉल्ड बॉब. पेंडुलम यहाँ पर एक ही है, मैंने अलग अलग उसका ऑसिलेशन का पोजीशन बनाया. ठीक है, सो मतलब मेन पेंडुलम ऑफ कोर्स ये है, और जब ये ऑसिलेट हो रहा है तो आई विल जस्ट ड्रॉ लाइक दिस सो दैट इट इज क्वाइट विजिबल कि एक ही पेंडुलम है. ठीक है, एंड इसको नाम देते हैं पॉइंट को ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ठीक है, तो अब हम देखते हैं पेंडुलम में एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है. सो लेट्स हैव अ लुक हियर. सपोज अभी ये ना, इसमें से जो अलग अलग पोजीशन है, ये वाला जो पोजीशन है, मतलब तुम अगर बॉब को सपोज मैं यहां से उठाता हूं, ए पर लेकर जाता हूं और रिलीज कर देता हूं, तो बॉब ऐसे घूमता रहेगा ए से सी ऐसे करते 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 फाइनली आके बी पे रुक जाएगा. ठीक है, तो ये जो बी वाला पोजीशन है इसको बोलते हैं मीन पोजीशन. मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन, कुछ भी कह सकते हैं, बट ज्यादातर हम मीन पोजीशन कहते हैं. सो बी जो पोजीशन है वो मीन पोजीशन है. ए और सी को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन. एक्सट्रीम क्योंकि ये इतना एक्सट्रीम, इतने एंड तक जा रहा है. ठीक है, सो पॉइंट ए एंड सी आर कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशंस, पॉइंट बी इज कॉल्ड मीन पोजीशन. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करते हैं कि एनर्जी चेंज कैसा हो रहा है. ऑलराइट, तो सपोज बॉब पॉइंट बी पे था, पहले मैंने बॉब को यहां से उठाया और पॉइंट ए तक ले गया. ठीक है, अभी तक मैंने रिलीज नहीं किया है, बॉब को पॉइंट ए तक ले गया हूं मैं. तो मतलब इनिशियली अब ये बॉब का सेंटर है. ठीक है, तो इनिशियली बॉब का सेंटर ये हाइट पे था. ठीक है, अब बॉब का सेंटर ये हाइट पे है. पहले बॉब का सेंटर यहां पे था, अब बॉब ये जब ऊपर चला गया तो बॉब का सेंटर यहां पे आ गया. तो मतलब ये इतने हाइट से ऊपर उठा है, रेज हुआ है. ठीक है, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाते हैं, whenever it is raised to a certain height, ऑब्जेक्ट में आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी. हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. तो यहां पर इसके पास एनर्जी नहीं है, लेकिन जब हमने इसको उठाया और पॉइंट ए तक ले गए तो वी हैव रेज्ड दैट बॉब बाय अ हाइट h. तो हाइट h से उठ जाने की वजह से वो अब पोजेस करता है पोटेंशियल एनर्जी. हमने अभी तक बॉब को रिलीज नहीं किया है. ठीक है, इट इज रेज्ड टू अ हाइट h, रुका हुआ ही है, तो इट इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज स्टोर्ड एनर्जी है. अभी तक वो मूव नहीं कर रहा है, जब मूव करेगा तब काइनेटिक एनर्जी होती है, तो अभी तक ये मूव नहीं कर रहा है. सो पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है क्योंकि हमने इसको सबसे ऊपर तक उठा लिया, और पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि वेलोसिटी है ही नहीं. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर. ठीक है, v इज दैट वेलोसिटी और द स्पीड. तो जब बॉब रुका हुआ है पॉइंट ए पे तो इसके पास तो स्पीड है ही नहीं, मतलब पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है. ठीक है, क्योंकि बॉब यहां पर रुका हुआ ही है, सबसे ज्यादा ऊपर तक हम यहां तक लेकर आए. मतलब अभी सपोज बॉब को मैं यहां तक लेकर आया हूं, थोड़ा ऊपर रेस किया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, और यहां पर आगे सबसे ज्यादा बढ़ गया बिकॉज ये हाइट सबसे मैक्सिमम है जो हमने रेस किया है. सो ए पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है. क्यों जीरो है? बिकॉज वेलोसिटी है ही नहीं, बॉब मूव नहीं कर रहा है. सो ए पे कुछ ऐसा है. ठीक है, ऑलराइट. जब मैं बॉब को रिलीज करता हूं, जब मैं बॉब को रिलीज करूंगा तो धीरे धीरे इसका हाइट कम होने लगेगा. ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो ये हाइट भी कम होता जाएगा. सो व्हेनेवर इट इज मूविंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन टू द मीन पोजीशन, जैसे बॉब ए से बी की तरफ आता है उसका हाइट कम होते जा रहा है. हाइट कम होते जा रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, और लेकिन उसका स्पीड भी बढ़ता जाएगा बिकॉज एज इट इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स, एज इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, उसका स्पीड बढ़ रहा है. मतलब ए से बी की तरफ जाते वक्त पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, और फिर जैसे वो बी पर आ जाएगा, मतलब ऑफ कोर्स बी पे रुकेगा नहीं, जैसे वो बी से पास होगा पॉइंट बी पर उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा जीरो. क्यों जीरो? बिकॉज जब ये बॉब यहां पर आ गया तो हाइट तो जीरो हो गया. यहां था तो हाइट इतना है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है हाइट कम होते जा रहा है, और यहां पर आ गया तो हाइट जीरो हो गया. मतलब पॉइंट बी पे हाइट जीरो है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी रहेगा जीरो. ठीक है, और स्पीड रहेगा मैक्सिमम. यहां से स्पीड इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, और यहां पर आगे स्पीड सबसे ज्यादा रहेगा. ठीक है,
तो सबसे ज्यादा स्पीड पॉइंट बी पे है, मतलब वहां पर काइनेटिक एनर्जी रहेगा मैक्सिमम। ऑलराइट, ठीक है। तो पॉइंट बी से अब जब ये सी की तरफ पहुंचेगा, नाउ व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम द मीन पोजीशन टू अनदर एक्सट्रीम पोजीशन, तो बी से सी की तरफ जा रहा है तो वापस हाइट बढ़ रहा है। जैसे ये हाइट इस तरफ बढ़ रहा था वैसे इस तरफ भी बढ़ेगा। तो जैसे बॉब बी से सी की तरफ जा रहा है, हाइट इंक्रीज हो रहा है, हाइट इंक्रीज हो रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड कम होते जाएगा, स्पीड कम होते जा रहा है, बिकॉज इसको ऊपर ट्रैवल करना है, और ऊपर ट्रैवल करना है तो ऑफकोर्स ग्रेविटी तो उसको खींचेगा ही, तो उसका स्पीड डिक्रीज होते जाएगा। मतलब पॉइंट बी से सी की तरफ पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग, एंड व्हेन इट रीचेस पॉइंट सी, ठीक है, जब वो पॉइंट सी पर पहुंच गया मतलब वो मोमेंटरीली ऐसे रुकेगा और फिर पीछे आ जाएगा। रुकेगा मतलब वहां पे वो हमेशा रुक ही नहीं जाएगा, उधर जाके मोमेंटरीली मतलब कुछ मोमेंट के लिए ऐसे रुकेगा और फिर नीचे आएगा वापस। तो जब वो वहां जाके रुक गया तो स्पीड तो हो गया जीरो, मतलब पॉइंट सी पे व्हेन इट हैज स्टॉप फॉर अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, पॉइंट सी पे काइनेटिक एनर्जी हो गया जीरो, बिकॉज स्पीड जीरो है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी होगा मैक्सिमम, बिकॉज इट इज रेज्ड टू द मैक्सिमम हाइट h, हाइट h से उठ गया है। तो पॉइंट सी पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक जीरो। एंड द सेम थिंग अगेन, जब ये पॉइंट से बी की तरफ आएगा तो हाइट कम होते जा रहा है इसका, ठीक है, जो सेंटर से लेकर यहां तक हाइट है वो हाइट कम हो रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, स्पीड बढ़ता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। पॉइंट बी पे जब आएगा तो पोटेंशियल जीरो, बिकॉज हाइट जीरो हो गया, ये स्पीड मैक्सिमम रहेगा तो काइनेटिक मैक्सिमम। और बी से जब ए की तरफ जाएगा हाइट वापस से बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी कम होते जाएगा क्योंकि स्पीड कम हो रहा है। और पॉइंट ए पे पहुंचने के बाद पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, बिकॉज हाइट सबसे ज्यादा ऊपर तक आया है और स्पीड हो गया वहां पर जीरो, बिकॉज इट विल स्टॉप फॉर अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, हेंस काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। तो व्हाट वी कैन सी फ्रॉम दीज पॉइंट्स कि ए पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक जीरो है, बी पे पोटेंशियल जीरो है, काइनेटिक मैक्सिमम है, सी पे पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक जीरो है। इन दोनों को ऐड करेंगे ना, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक यहाँ पे, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक यहाँ पे और पोटेंशियल प्लस काइनेटिक यहाँ पे, जो ये आंसर आएगा टोटल एनर्जी हमेशा सेम ही आएगा। मतलब यहाँ पे सपोज 100 जूल पोटेंशियल है, काइनेटिक जीरो, तो यहाँ पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक हो गया रहेगा 100, यहाँ पोटेंशियल 100, काइनेटिक जीरो। तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी आपस में चेंज होते रह सकते हैं, लेकिन उनका सम मतलब ऐड करना, कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक करोगे ना, वो जो आंसर आता है वो हर जगह सेम ही आएगा। एंड दिस इज व्हाट वी मीन बाय द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कहीं पर भी करोगे ना, उनका एडिशन का आंसर सेम आएगा। अभी हो सकता है यहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम में यहाँ पोटेंशियल जीरो है, तो पोटेंशियल इज चेंजिंग, काइनेटिक भी चेंज हो रहा है थ्रू आउट, लेकिन टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए हम लॉ में बोलते हैं टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में चेंज होते रह रहे हैं, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा सेम ही रहता है। सो दिस इज हाउ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द सिंपल पेंडुलम। मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक जीरो, मीन पे काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल जीरो, और ये आपस में चेंज होते ही रहते हैं। सो एनर्जी कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस वाज पर्टेनिंग टू द सिंपल पेंडुलम। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट एग्जांपल, रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर में ऑफ कोर्स सभी बैठे होंगे, ठीक है। जब रोलर कोस्टर धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, और सब यहां तक मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया, तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं मतलब हमारा हाइट ग्राउंड से बढ़ रहा है, जब हाइट ग्राउंड से बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। सो एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ और एज वी आर गोइंग अपवर्ड्स, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, फिर ऊपर जाके सपोज जैसे मोमेंटरीली वो रुका, तो अभी यहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम है, काइनेटिक जीरो है, काइनेटिक जीरो बिकॉज ये रुक गया है, और हाइट बहुत ज्यादा है तो पोटेंशियल मैक्सिमम है। और जब वो ऐसे नीचे आना स्टार्ट होता है तो हाइट धीरे धीरे कम होते जा रहा है, मतलब पोटेंशियल डिक्रीज होगा और स्पीड बढ़ता जाएगा तो काइनेटिक इंक्रीज होगा। तो व्हेन इट स्टार्ट्स कमिंग डाउनवर्ड्स व्हाट हैपेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, बिकॉज हाइट कम होते जा रहा है लेकिन स्पीड बढ़ता जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। सो मतलब जब वो टॉप पर है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो, जब वो बॉटम से जा रहा है ऐसा, जब एकदम स्पीड में नीचे आता है ऐसा, तो एकदम नीचे काइनेटिक एनर्जी होगा मैक्सिमम, बिकॉज स्पीड सबसे ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी होगा जीरो, बिकॉज हाइट है ही नहीं ग्राउंड से, वी आर एट द ग्राउंड, ठीक है। सो रोलर कोस्टर में भी यही चीज होता है, when we are at the top potential maximum kinetic zero, when we are at the bottom kinetic maximum potential zero, बट कोई भी पॉइंट पे जब हम काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करेंगे जो टोटल एनर्जी आएगा वो हमेशा सेम ही होता है। सो दिस इज हाउ काइनेटिक पोटेंशियल काइनेटिक potential kinetic, this keeps on happening, and this is how the energy transformation takes place in a roller coaster.
ध्यान रखना है काइनेटिक और पोटेंशियल आपस में चेंज होते रह सकते हैं, लेकिन उन दोनों को किसी भी पॉइंट पर ऐड करोगे उनका एडिशन का आंसर हर पॉइंट पे सेम आता है, एंड दैट इज व्हाट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट मीन। ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना है। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है जहां पर हम ऑफ कोर्स डैम बना के द वाटर इज स्टोर्ड एट अ ग्रेटर हाइट, पानी को ऊंचे हाइट पे स्टोर किया रहता है, बिकॉज व्हेन वाटर इज स्टोर्ड एट अ ग्रेटर हाइट इट पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला इज mgh। तो जब पानी ऊपर हाइट पे ऊंचे हाइट पे स्टोर किया गया है तो पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी है, एंड व्हेन द वाटर इज अलाउड टू फ्लो तो पानी का पूरा पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक और फुल स्पीड में पानी नीचे आता है, और पानी जब नीचे आ रहा है एकदम नीचे जब आ गया है तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, और वो पानी का काइनेटिक एनर्जी को यूज करके हम टर्बाइंस रोटेट करवाते हैं, एंड जब टर्बाइंस रोटेट होता है तो जनरेटर स्टार्ट्स वर्किंग एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो पानी जब ऊपर स्टोर्ड है तो पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम, और स्टोर करके रखा है मतलब वी आर नॉट अलाउइंग इट टू फ्लो, वी आर नॉट अलाउइंग इट टू मूव, तो रुका हुआ ही है बट स्टोर किया हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी जब वो फ्लो होता है तो इसका पोटेंशियल कन्वर्ट होता है काइनेटिक में, एंड व्हेन द वाटर इज flowing downwards and it reaches the bottom it has got the maximum velocity and hence उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वजह से हम टरबाइन रोटेट करवा के जनरेटर को वर्क करवाते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो दिस इज हाउ द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ऑलराइट, द नेक्स्ट इज वर्क एनर्जी रिलेशनशिप। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन द चैप्टर की वर्क और एनर्जी काफी रिलेटेड है, एंड वर्क करने के लिए एनर्जी स्पेंड करना पड़ता है, कोई भी वर्क हो छोटा है बड़ा हो एनर्जी स्पेंड करना ही पड़ेगा। अगर मैं एनर्जी स्पेंड कर रहा हूं मतलब मैं वर्क कर रहा हूं, तो वर्क और एनर्जी तो बहुत ज्यादा रिलेटेड है, उनका इसलिए यूनिट भी सेम है, दोनों का यूनिट होता है जूल। सो एनर्जी वाज द कैपेसिटी टू डू वर्क और द एबिलिटी टू डू वर्क, तो मेरे में कितना काबिलियत है, मैं कितना काम कर पाऊंगा, वो मेरा एनर्जी डिफाइन करता है। ठीक है, सो वर्क और एनर्जी रिलेटेड तो है, ये हमको पता है। अब यहां पर हमको क्या डिस्कस करना है, समथिंग रिलेटेड टू व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एट अ ग्रेटर हाइट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ हाइट पर है ग्राउंड से, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब मैं इसको रिलीज करता हूं, जब मैं इसको रिलीज कर रहा हूं तो ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रहा है मतलब ग्रेविटी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, ऑब्जेक्ट गिर भी रहा है नीचे, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क हो रहा है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट जब मैं इसको रिलीज करता हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स इट डाउनवर्ड्स, तो फोर्स का डायरेक्शन नीचे, वो आ भी रहा है नीचे, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम है, फोर्स के डायरेक्शन में है, तो मतलब वर्क हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, अब जब ये नीचे आ रहा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाता है, बिकॉज व्हेन इट वाज एट अ ग्रेटर हाइट तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, जब वो यहां तक आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी में जितना डिक्रीज आया है उतना वर्क हुआ रहेगा, बिकॉज सपोज यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है 100 जूल। ठीक है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था पॉइंट ए पे, सपोज इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था 100 जूल, पॉइंट ए पे द ऑब्जेक्ट इज हैविंग 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी। जब ये सपोज गिरता है और सपोज यहाँ तक पहुंचा है पॉइंट बी तक, तो इसके पास सपोज पोटेंशियल एनर्जी बचा 60 जूल, पॉइंट बी पे 60 जूल एनर्जी है, तो जितने का डिफरेंस आया, डिफरेंस कितना आया 40 जूल, तो 40 जूल से एनर्जी कम हो गया, सो दिस इज द डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी, और ये कम क्यों हुआ, बिकॉज वर्क हुआ है। ठीक है, सो जितना वर्क हुआ है दैट इज द डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो हमको ऐसे याद रखना है कि सपोज ये और नीचे गिरते जा रहा है, सपोज गिरते 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 फाइनली आ गया पॉइंट सी पे, पॉइंट सी पे आ गया, सपोज पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0, तो पॉइंट ए पे था 100, पॉइंट सी पे है 0, मतलब एनर्जी कितने से डिक्रीज हुआ, 100 से डिक्रीज हो गया, तो 100 जूल एनर्जी क्यों डिक्रीज हुआ, बिकॉज वर्क करना पड़ा। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। ठीक है, जितना भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, मतलब जैसे 100 से 60 तो 40 जूल का चेंज आया, 40 जूल का चेंज क्यों आया, बिकॉज वर्क हुआ है उतना, तो इतना वर्क हुआ इसलिए 40 जूल एनर्जी गया है 40 जूल का वर्क करने के लिए।
सपोज ये और नीचे आया होता, सपोज यहां पर आ गया होता 70 जूल एनर्जी कम हुआ, तो 70 जूल एनर्जी कम क्यों हुआ? बिकॉज 70 जूल का वर्क हुआ है, ठीक है। तो 70 जूल के वर्क के हिसाब से व्हेन यू कैन कैलकुलेट वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जितना भी मास रहा ऑब्जेक्ट का उससे मिल सकता है और उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट होता रहेगा। तो इन शॉर्ट तुमको याद ये रखना है कि जितना भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन। जितना वर्क हुआ होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। अगर सपोज ये मूव ही नहीं करता है, इसने वर्क किया ही नहीं है, तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा ही नहीं। जब ये वर्क कर रहा है नीचे आने के लिए, तभी तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, ठीक है। दिस यू नीड टू रिमेंबर एंड दिस इज व्हाट लिंक्स द वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी को इस तरह से हम रिलेट करते हैं, ऑलराइट। एंड देन स्टार्टिंग विद द लास्ट थियरी टॉपिक ऑफ द चैप्टर, पावर। पावर फिजिक्स में इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू द फिजिकल स्ट्रेंथ, मतलब किसके बॉडी में कितना ज्यादा ताकत है, किसके मसल्स एकदम मस्त हैं, कौन ज्यादा वेल बिल्ट है, दैट ऑल इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल टॉकिंग अबाउट पावर इन फिजिक्स, ठीक है। मतलब अगर हम नॉर्मली ऐसे जनरल बात करें तो हमको पावर ये लगता है कि जिसमें ज्यादा मस्कुलर स्ट्रेंथ है, जिसमें ज्यादा ताकत है, वो है पावरफुल, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में पावर का मतलब होता है द रेट एट विच वर्क इज डन। फिजिक्स में जब कभी रेट आता है ना, रेट मतलब हमेशा फॉर्मूला में अपॉन टाइम लिखना है, ठीक है। सो द रेट एट विच वर्क इज डन, रेट मतलब अपॉन टाइम हमेशा, ठीक है। द रेट एट विच, तो रेट मतलब अपॉन टाइम, वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर। तो जिस रेट से काम हो रहा है वो हमको बताता है पावर कितना है, ठीक है। तो जिस रेट से मतलब कितनी तेजी से या कितने धीरे धीरे काम हो रहा है, तो रेट मतलब हमको भाव नहीं लगाना कि 10 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया, वो वाला रेट नहीं। रेट मतलब हाउ फास्ट और हाउ स्लो, कितना जल्दी या कितना धीरे धीरे काम हो रहा है। तो इसका डेफिनेशन है द रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर, ठीक है। या द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। जिस रेट से, जिस तेजी से हम काम कर रहे थे उसको हम पावर कहते हैं। अब इसका हम एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज दो पर्सन है, पर्सन ए एंड बी, दोनों पर्सन को मैंने सेम काम दिया, ठीक है। जो उनको मैंने काम दिया है वो है 1000 जूल फॉर एग्जांपल। दोनों को मैंने सेम काम दिया, 1000 जूल का काम मैंने बोला दोनों को सेम ही, मतलब सेम काम पहले पर्सन ए किया, वही सेम काम पर्सन बी को भी करने बोला बाद में, ठीक है। सो बोथ आर डूइंग द सेम वर्क, तो दोनों का वर्क सेम है 1000 जूल। पर्सन ए को जो टाइम लगा सपोज दैट वाज 100 सेकंड्स, पर्सन ए ने वो काम को 100 सेकंड में किया, पर्सन बी ने वो काम को 50 सेकंड में किया, ठीक है। पर्सन ए डिड दैट वर्क इन 100 seconds whereas person B did the same work in 50 seconds। तो मैं ये नहीं बोल सकता किसने ज्यादा काम किया किसने कम काम किया, नहीं, काम दोनों ने इक्वल ही किया है। यू कांट से कि इसने ज्यादा मेहनत किया है, ठीक है। दोनों का एनर्जी तो उतना ही गया है, ठीक है, बट कोई ज्यादा पावरफुल है कोई कम पावरफुल है। अब वो कैसे पता चलेगा? जिस रेट से काम हुआ है, ठीक है। तो मैं डिवाइड करता हूं वर्क अपॉन टाइम, बिकॉज वर्क अपॉन टाइम पावर होता है, तो वर्क अपॉन टाइम 1000 upon 100 will give us 10, 1000 upon 50 को भी डिवाइड करेंगे it will give us 20। तो यहां पे 10 आ रहा है पावर, यहां पे 20 आ रहा है, मतलब पर्सन बी फिजिक्स के हिसाब से ज्यादा पावरफुल है। तो ज्यादा पावर होना मतलब काम जल्दी जल्दी होना, ठीक है। सो व्हेन द वर्क इज परफॉर्म्ड एट अ ग्रेटर रेट, अगर काम जल्दी जल्दी हो रहा है तो हम बोलेंगे वो पर्सन में पावर ज्यादा है। ये पर्सन ने भी काम किया है लेकिन धीरे धीरे काम किया है, तो इसमें पावर कम है। दोनों का मेहनत सेम गया है, 1000 जूल वर्क इसने किया, मतलब इसका भी 1000 जूल एनर्जी गया है, इसका भी 1000 जूल एनर्जी गया है। तो फिर भाई डिफरेंस क्या है दोनों में? उनका डिफरेंस है पावर में, ठीक है। पावर मतलब जिस रेट से वो काम करते हैं। कोई टेस्ट आधे घंटे में खत्म करता है, कोई 15 मिनट में खत्म कर देता है। पढ़ के नहीं आया होगा, नहीं, पढ़ के आया है तभी भी, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हाँ सर कोई पढ़ के नहीं आएगा तो उसको तो जल्दी हो जाएगा ना, नहीं, कोई होता है ना स्पीड में भी डिपेंड करता है। तो हो सकता है आधे घंटे में जो जिसने पेपर कंप्लीट किया उसको भी आउट ऑफ आए, 15 मिनट में जिसने कंप्लीट किया उसको भी आउट ऑफ आए। लेकिन हम बोलेंगे ना 15 मिनट वाला जल्दी लिख के चला गया, मतलब हाँ हाँ ज्यादा ब्रिलियंट है, मतलब ही वाज वेल वर्स्ड विद ऑल दोस आंसर्स। मतलब
बोथ हैव डन इक्वली वेल, मार्क्स उतना ही आया, काम दोनों ने उतना ही किया, बट फिर भी जिसने कम टाइम में किया ही और शी इज मोर एडमायर्ड। तो वैसे दोनों ने काम यहां पर सेम किया, लेकिन इसने जल्दी किया है, इसलिए पावर इसका ज्यादा आया। ठीक है, तो हम जिस रेट से काम हो रहा है उसको पावर कहते हैं। ठीक है, सो द पावर कैन ऑल्सो बी, पावर इन फैक्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ फास्ट और हाउ स्लो द वर्क इज डन, कितने जल्दी जल्दी काम हो रहा है या कितने धीरे धीरे काम हो रहा है, उसको हम कहते हैं पावर। ठीक है, सो द रेट ऑफ डूइंग वर्क या द रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर। अब हम इसका यूनिट डिस्कस करते हैं। वर्क का यूनिट होता है जूल, हमने चैप्टर में पढ़ा है। टाइम का होता है सेकंड, जूल अपॉन सेकंड को हम बोलते हैं वॉट। ठीक है, WATT, सिंबल वाइज कैपिटल W लिखना है, ये जो W है वो है वॉट। ठीक है, वॉट इज द नेम, इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट जेम्स वॉट। तो पावर का SI जूल अपॉन सेकंड जो आया, जूल अपॉन सेकंड को हम बोलते हैं वॉट। तो वॉट इज द SI यूनिट ऑफ पावर। कोई पूछेगा पावर का SI यूनिट क्या है, तो बोलने का वॉट। वॉट किसको बोलते हैं, जूल पर सेकंड को वॉट बोलते हैं। ठीक है, सो जूल पर सेकंड इज वॉट। अगर सपोज मुझे ज्यादा पावर मेजर करना है, जैसे अगर हमको कोई अपना वेट पूछता है, तो हम ऐसा नहीं बोलते हाँ मेरा वजन ना इट इज 50,000 ग्राम। व्हेन आई से 50,000 ग्राम इट इज नॉट रॉन्ग। ठीक है, मतलब 50,000 ग्राम मतलब 50 kg ही होता है, लेकिन 50,000 ग्राम हम नहीं बोलते, बिकॉज इतना बड़ा नंबर बोलने से अच्छा हम नंबर छोटा बोलें, यूनिट बड़ा बोले। मतलब हम पहले बोल रहे थे 50,000 ग्राम, अब 50 किलोग्राम, हमने यूनिट को बढ़ा दिया है। तो जब हमको ज्यादा पावर, बड़ा पावर मेजर करना होता है, वी स्विच टू किलोवाट। ठीक है, 1 किलोवाट होता है 1000 वाट। जैसे 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, वैसे ही 1 किलोवाट इज 1000 वाट, विच कैन बी रिटन एज 10⁻³ वाट। जितना जीरोस उतना 10⁻² डालने का। ठीक है, 10 है मतलब 10⁻1, 10 स्क्वायर मतलब 100, 10 क्यूब इज 1000, 10⁻4 इज 10,000 एंड सो ऑन। सो मेन यूनिट तो वॉट ही है, लेकिन अगर बड़ा पावर मेजर करना है, वॉट बहुत छोटा पड़ रहा है, तो हम किलोवाट यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज पावर, द रेट एट विच वर्क इज डन। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, SI यूनिट है वॉट, वॉट से बड़ा यूनिट चाहिए तो किलोवाट, 1 किलोवाट इज 10⁻³ वाट। तो पावर हमको बताता है किस तेजी से काम हो रहा है, काम कितनी जल्दी हुआ या कितने धीरे धीरे हुआ, उससे हमको पावर पता चलेगा। कोई काम बहुत जल्दी कर लेता है तो बोलते वाह इसमें बहुत ज्यादा पावर है, कोई काम एकदम लुक्खे जैसा, थकेले जैसा काम कर रहा है, एकदम टाइम लगा रहा है, तो उसमें पावर एकदम ही कम है। ठीक है, ऑल्दो ही इज डूइंग दैट वर्क, लेकिन पावर कम है। ठीक है, सो पावर एंड एनर्जी में इनफैक्ट हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। पावर का SI यूनिट है वॉट, एनर्जी का SI यूनिट है जूल। ठीक है, फिर पावर डिपेंड्स ऑन टाइम, पावर टाइम पे डिपेंड करता है, एनर्जी टाइम पे डिपेंड नहीं करता। मुझ में कितनी एबिलिटी है वो टाइम नहीं बताएगा, लेकिन मैं कितने तेजी से काम कर रहा हूं वो तो टाइम ही बताएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। पावर ऐसा चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, पावर के अलग अलग टाइप्स नहीं होता है। ठीक है, तो पावर कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये बेसिक डिफरेंस है। इट इज गिवन देयर इन द टेक्स्ट बुक, when you read you will have a better understanding, not so much different. ठीक है, so this was all that we had to do in this video. We are finally done with this theory part of the chapter. Numericals बाकी है, numericals I guess 7 या 8 कुछ हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, सो हमने डिस्कस किया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, द टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तुमको याद रखना है। ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम दिस वी डिस्कस द सेम थिंग इन सिंपल पेंडुलम, रोलर कोस्टर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जब हम एकदम ऊंचे हाइट पे होते हैं पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है, काइनेटिक जीरो होता है। जब एकदम नीचे होंगे काइनेटिक मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल जीरो होगा। लेकिन कोई भी पॉइंट पे तुम काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करोगे, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और सिंपल पेंडुलम में एक्सट्रीम पोजीशन पे, जो यहाँ पर और यहाँ पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक जीरो,
मीन पे काइनेटिक मैक्सिमम पोटेंशियल जीरो, आपस में एनर्जी चेंज होता है. सेम लॉजिक एप्लीकेबल हियर ऑल्सो. कोई भी पॉइंट पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ऐड करो, आंसर सेम आएगा. हाँ, काइनेटिक पोटेंशियल आपस में चेंज होते रह सकते हैं, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. वर्क एनर्जी रिलेशनशिप हमने डिस्कस किया कि जितना भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है ऑब्जेक्ट के, दैट इज इक्वल टू द वर्क डन. एंड फाइनली वी डिस्कस पावर, दैट इज द रेट एट विच वर्क इज डन. SI यूनिट है वॉट, बड़ा यूनिट है किलोवाट. किस तेजी से काम हो रहा है वो हमको पावर बताता है. And finally we saw the basic differences. All right, so with this we are done with the theory part. अगर कुछ नहीं समझा है, you may watch this video again. ठीक है, टेक्स्ट बुक पूरा अच्छे से रीड करो, राइट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी से लेकर टिल द वेरी एंड. चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है थियरी वाइज, तो अच्छे से पूरा रीड करो. एंड कुछ भी अगर डाउट आता है, वीडियो में भी अगर कुछ नहीं समझा हो, और टेक्स्ट बुक में भी कुछ ऐसा तुम रीड करते हो विच यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट, you can mark those doubts and get it asked and solved in the live doubt solving lectures. All right, so नेक्स्ट वीडियो में ऑफ कोर्स हम इसके फॉर्मूले लिखेंगे, 8 न्यूमेरिकल जो है इनफैक्ट उसके फॉर्मूले लिखेंगे, और हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके विल फाइनली कंप्लीट द चैप्टर. ठीक है, सो डू रीड द टेक्स्ट बुक प्रॉपरली, बहुत अच्छे से टेक्स्ट बुक रीड करो. ठीक है, और कुछ भी डाउट अगर आता है तो लाइव डाउट सॉल्विंग लेक्चर में उसको सॉल्व करवा लेना. नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करके चैप्टर को फाइनली खत्म करेंगे. ऑलराइट, सो we will stop this video right here. That's it. In the next video we will continue with the chapter. All right, that's it. Thank you and bye bye.